वेरिएंट का ना, ये भी अक्टूबर नवंबर 22 का पेपर है, लेकिन हमारे वेरिएंट का है, पेपर 22 है। आप है ना? अच्छा बेटा, इसके अंदर उसने हमें यानी सेम ईयर में हमारे वेरिएंट में ये क्वेश्चन आया था, ये भी फर्स्ट पार्ट इसका, दैट इज 4 marks question. ABCD is a floor plan of an exhibition hall with dimensions shown in meters. Point A, B, C, and D all lie on a horizontal plane. Calculate BCD. अब ये देखिए, इसमें हमने BCD फाइंड करना है। अगेन BCD फाइंड करने के लिए जाहिर है हमें थोड़ा सा इसमें एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। और जब 4 मार्क्स क्वेश्चन होता है ना, तो मोस्टली 4 मार्क क्वेश्चन में वो कोसाइन रूल ही हमसे पूछ रहा होता है। तो ये भी हमने क्वेश्चन किया था, तो उसने हमें कहा कि फाइंड एंगल BCD, तो ये वाला एंगल उसने कहा। तो अगर हमने एंगल BCD फाइंड करना है तो कौन सा लगाएं, वो डायरेक्ट वाला लगाएं या जो इसका नॉर्मल वाला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? तो नहीं, हम वो डायरेक्ट वाला लगा लेते हैं, यानी cos C जो होगा हमारे पास, दैट विल बी 107 का स्क्वायर प्लस 165 का स्क्वायर माइनस, ओहो एक मिनट हाँ माइनस, अब माइनस BD का स्क्वायर। अब देखिए ना, यहाँ पे आके हमें पता चला कि हमें तो BD चाहिए। अब BD अगर चाहिए तो BD के लिए हम नीचे वाली ट्रायंगल यूज कर लेंगे। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड BD, और BD के लिए क्या करेंगे हम? हाउ कैन वी फाइंड BD? क्विकली बताए ना बेटा। यानी देखिए ना, यहाँ पे एंगल अगर हमने BCD फाइंड करना है तो हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए ना। साइन रूल तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि एंगल कोई और गिवन नहीं है। साइन रूल में 2 एंगल्स है, एक एंगल हमें फाइंड करना है, एक और एंगल तो चाहिए होगा ना, तो साइन रूल तो लग नहीं सकता। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है ना, लेकिन नीचे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब हमें BD चाहिए, तो कैन वी फाइंड BD? अभी थोड़ा सा देखना, हमें खुद मैनेज करनी पड़ती है समटाइम्स चीजें। कुछ तो वो डायग्राम में बना होता है, तो हमने पहले तो BD को खुद मैनेज किया, BD को हमने खुद ड्रॉ किया। तो बताएंगे कि BD कैसे फाइंड करेंगे? नहीं बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है ABD जो है, दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल, 2 साइड्स आर गिवन। नहीं बेटा, सुने ना, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स गिवन है, थर्ड फाइंड करनी है। जब जब तीनों साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल में इन्वॉल्व होती है तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो ये सीधा सीधा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू, BD स्क्वायर इज इक्वल टू 95 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? थ्री फोर 625, हाँ 625। तो यहां तो हम 34625 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि वही स्क्वायर है, उसका यही चाहिए होगा ना, BD का स्क्वायर चाहिए होगा, BD का स्क्वायर हमारे पास यही है, ठीक है ना। लेकिन नीचे हमें, हाँ बस ये हम यहाँ डायरेक्ट ही लिख देते हैं, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं। अब देखिए ना, अगर हम इसका पहले स्क्वायर रूट लेंगे फिर स्क्वायर लेंगे तो बात तो वही है ना। हमें BD स्क्वायर चाहिए तो हम डायरेक्ट 34,625 ही लिख देंगे, एग्जैक्टली यही आ जाएगा। नीचे में 2 टाइम्स 107 टाइम्स 165 ये आ जाएगा। तो जो हमारे पास एंगल C है वो कॉस इनवर्स ऑफ इस पूरे का कॉस इनवर्स है। तो पहले तो हम वो निकाल लेते हैं कि उसका आंसर, जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि पहले वो आंसर निकाल लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा ना 0.1146 ब्ला ब्ला जो भी है। अब मैंने आपसे यही कहा था कि कीप दिस आंसर, इसको आप रिमूव ना करें फ्रॉम द कैलकुलेटर, सिंपली आप शिफ्ट कॉस दबा के एंस दबा दें तो आपके पास डायरेक्ट वो पूरी की पूरी वैल्यू ले लेगा, एंड दैट बिकम्स 83.4
154 ब्ला ब्ला जो भी है, हमें एंगल्स जो है 1 डेसिमल प्लेस तक देने होते हैं, तो ये हम आंसर में 83.4 लिख देंगे डिग्रीज। तो एंगल BCD आ गया। 4 मार्क्स है, तो 4 मार्क्स में उसने देखे पहले वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करवाया। अब पाइथागोरस थ्योरम में जो बात मैंने आपको टिप दिया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। जब हमें BD स्क्वायर ही लेना है तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि पहले BD लें, यानी 34,625 का स्क्वायर रूट लें, फिर उसका स्क्वायर लें, तो फिर वही चीज आ जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया था। और हो सकता है कि स्क्वायर रूट लेने के बाद फिर जब स्क्वायर लें तो आपका सेम आंसर इसलिए ना है क्योंकि पहले आपने राउंड ऑफ कर किया होगा, कुछ इस तरह भी हो सकता है। तो डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट ले लें, ठीक हो गया हमारे पास। ये तो पहला वही मिलता जुलता क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट वो क्वेश्चंस चेंज कर देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, ये अक्टूबर नवंबर का था, ये हमारे अपने उसका है। इसका बी पार्ट है कि अ लाइट इज अटैच्ड टू द सीलिंग वर्टिकली अबव बी। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी वही है कि देखें एक वर्टिकली अबव बी, यहां पे एक पॉइंट है, ये इससे अगर इसको हम बी ले रहे हैं, वर्टिकली अबव इसके ऊपर एक सीलिंग पे उनने लाइट लगा दी है यहां पे। चलिए मैं इसको एल कह देता हूं। अब उसने कहा था एंगल, अच्छा उससे पहली बात, अ लाइट इज अटैच्ड टू द सीलिंग वर्टिकली अबव बी, तो यहां पे लाइट लगी हुई, ये वाली लाइट लगी हुई है हमारे पास। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम सी इज 8.2। तो यहां कहीं एक पॉइंट है सी, जाहिर है सी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही होगा, वरना एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों होता। और इसको जब हम इसके साथ मिलाएंगे, वर्टिकली अबव है तो यह हमारे पास 90 हो जाएगा, और ये सी एंगल ऑफ एलिवेशन उसने में दे दिया 8.2 डिग्रीज। अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम ए। अच्छा पहली बात तो ये, अब ये उसने यहां पे क्वेश्चन जरा मुश्किल कर दिया। यहां पे उसने हमें अब ए बी को यूज कर लिया ना उसने, एक और पॉइंट है, लेकिन ये हम इसको देख लेते हैं। अब इस ट्रायंगल से, अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से हम क्या करेंगे, नहीं नहीं एंगल ऑफ एलिवेशन तो दिया हो ना बेटा, हमें बी एल चाहिए होगी आगे, कि बी से एल जो वर्टिकली अबव है, ये लाइट जो है हमारे पास, लाइट इज हाउ मच हायर, आगे आपको ये यूज करनी पड़ेगी। तो वही चीज है आपके पास, अगर मैं इसको एज कह देता हूं तो ये वही चीज आ गई, एज ओवर सी भी हमें पता है कि नहीं है, सी भी हमें पता है, दैट इज 107। ये देखे ना, पिछले क्वेश्चन में जो हमने पिछले पेपर 2-1 का किया था, उसमें उसने इंडिपेंडेंट क्वेश्चन दिया था, इसको इसके साथ लिंक कर दिया है। तो देखे ना, बी और सी हमारे पास यहां पे हैं, तो सी बी 107 है, ये हमारे पास 107 है, तो h ओवर 107 इज इक्वल टू tan 8.2। देखे ना, tan ही मोस्टली यूज हो रहा होता है। तो हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, हमारे पास हाइट होगी 107 टाइम्स tan 8.2, और दैट बिकम्स 107 मल्टीप्लाई बाय tan 8.2, तो दिस इज 15.41, क्योंकि इसने आगे यूज होना है 15 पॉइंट, तो आप इसकी जो बनता है 4189 है, तो 42 ले लेते हैं हम इसको, 4 या 5 सिग्निफिकेंट तक ले लें तो बेहतर होता है, क्योंकि आगे ये वैल्यूज हमने यूज करनी है, और मेरे ख्याल ये मीटर्स में था। तो 15.42 मीटर्स इसकी हाइट आ गई। अब देखो बेटा, उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे ये पूछा है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम ए। अब हमें पता है कि लाइट जो है, अब हम एक और ट्रायंगल खुद बनाएंगे, उस केस के अंदर बी तो वही यूज हो जाएगा ना, बी
बी के ऊपर वर्टिकली अबव हमारे पास सीलिंग के ऊपर यहां पे लाइट है, और अब हमें पता चल गया कि ये जो है दिस इज 15.42 मीटर्स। अब हमने जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसने कहा है कि जी कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम ए। ये बी है और ये लाइट है, और हमने ए, अब हमने लाइन कौन सी लेनी है, हॉरिजॉन्टल ए बी। अब हमने देखना है कि ए से, उसने यही कहा है हमें कि फ्रॉम ए, यानी हमने ए से लाइट की एंगल ऑफ एलिवेशन ये बताना है, हमने ये हमने फाइंड करना है। ये कुछ बात समझ में आएगी नहीं आई? अब ए बी, हम ए बी यहां से ले लेंगे, ए बी इज 95 मीटर्स, तो ये हमारे पास 95 मीटर्स आ गया। तो आपने जो दो तीन बातें मैंने आपको बताई वो आपको यहां साफ नजर आ रही होंगी। एक बात मैंने आपको क्या बताई कि मोस्टली हमारे पास यहां पे क्या यूज हो रहा होता है, यानी ऑल द टाइम्स राइट एंगल ट्रायंगल होती है और उसमें से tan ज्यादा यूज हो रहा होता है। अब हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, तो हमने tan x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 15.42 ओवर 95। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 15.42 ओवर 95। तो ये हमारे पास हो जाएगा, पहले हम शिफ्ट, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, शिफ्ट tan दबा के ब्रैकेट में मैं कर रहा हूं 15.42 डिवाइडेड बाय 95। तो ये हमारे पास आ रहा है 9.219 9.2196 बलाबला 21960। तो हमने तो आंसर करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस देना होता है एंगल्स के केस में, तो 9.2 एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए होगा। तो ये कुछ समटाइम्स आपको खुद ये चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, लेकिन आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन में या डिप्रेशन हो, वट एवर इट इज, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बिटवीन टू सेम पॉइंट्स हमेशा सेम होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में जिस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे होते हैं और जिस पॉइंट से की बात फ्रॉम द पॉइंट, उन दोनों लाइंस को मिलाते हैं, और फ्रॉम के बाद वाले पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होती है। ये चीजें आपने मैनेज कर लेनी है। अब देख रहे हैं जैसे इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट थी कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए, तो हमें लाइट बी के ऊपर है, तो वो हमें बी से ऊपर लाइट, वो बी एल जिसको मैं कह रहा था, उसको आपने वो वर्टिकल लाइन चाहिए होगी, और ए से बी तक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी। बाकी आप वैल्यूज निकाल सकते हो। इसके भी आंसर चेक कर लेते हैं उसके बाद फिर तो बेटा पहला जो है 83.4 और 83.36 टू 83.43, यानी अगर आप अपना लेवल ऑफ एक्यूरेसी हायर रखते हैं तो डजेंट मैटर, वो कोई मसला नहीं। तो हमारा क्या आंसर था, 83.4 आ गया था, 83.42 भी लिख देंगे तो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई बात। क्या इसमें देखें आप मार्किंग की में जो 160 स्क्वायर प्लस 95 स्क्वायर या इस तरह का कुछ वो और इक्वल इस तरह कोई यानी पैथागोरस यूज करता है कोई बच्चा, तो उसको 1 मार्क मेथड मार्क मिल जाएगा, और 2 मार्क्स ये वाला फॉर्मूला लगाने इसका, कॉस इज इक्वल टू दिस वन, कॉस ऑफ द एंगल इज इक्वल टू, ठीक है ना। देखिए ना, देयर 34,625, यहाँ पे डायरेक्ट वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप डायरेक्ट ले रहे हो, और M1 फॉर ये टू कैलकुलेटिंग 36, ये वाला सारा इसको करके ये सारा आंसर हो गया। क्योंकि इस केस में ना जो सेकंड केस है, जो हमने जो कोसाइन रूल में जिसमें हम सब्जेक्ट नहीं बनाया होता, उसमें एक स्टेप आगे भी तो करना पड़ेगा ना आपको, कॉस वाले एंगल को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और देखिए सेकंड में 9.22 या 9.218, देखिए वो भी हमारा ठीक आ गया, ये देखिए ना 9.2 आ गया। अब इस केस के अंदर देखिए M2 है आपका पहला पार्ट, कि M2 उसने कहा है कि मेथड 107 10 80.2 या 107 ओवर 10 81.8 उसको करें, ये सारा उसने कहा है। और M1 फॉर दूसरे के लिए कहा है, फिर उसका आंसर निकाल के कोई बच्चे साइन भी यूज कर सकते हैं, साइन वाला भी उसने साइन रूल भी यूज कर सकते हैं वंस यू हैव गॉट, क्योंकि साइन रूल में साइन 90 पे वो 1 बन जाता है ना आपके पास।
एनीवेज, ये आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।